फ्रेंड्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज सॉलिड स्टेट। तो इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाएं तो डेली लाइफ में हमको सॉलिड से कहाँ कहाँ मतलब यूज़ दिखता है और एल्स हम लोग को दिखता है। जस्ट लाइक आवर क्लॉक, वॉच जो है वो भी सॉलिड है, ठीक है। जो बुक यूज़ करते हैं वो भी हमको सॉलिड मिलता है, जो हम पेन यूज़ करते हैं वो भी हमको सॉलिड दिखता है। एल्स उसमें जो मतलब इंक होता है वो हम लिक्विड स्टेट में लेते हैं। तो डेली लाइफ में हमको बहुत सारे सॉलिड स्टेट के एग्जांपल्स दिखते हैं। तो इससे पहले क्लास 11th में हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट के बारे में, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उनके बिहेवियर्स के बारे में पढ़ चुके थे। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है? तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के लिए क्या है हमारे पास, इनका ऑब्वियसली डेफिनेट शेप होता है, मास होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो इनके पीछे मेन रीज़न क्या होता है? मेन रीज़न दो तरीके से हम बताते हैं, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा इनका थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे सॉलिड स्टेट में सब्सटेंस होते हैं उनका जो थर्मल एनर्जी वैल्यू होता है वो बहुत लो होता है, वेरेज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो जिसके वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एक पार्टिकल जो है दूसरे पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के साथ बहुत पास में रहते हैं, और दूसरा लो थर्मल एनर्जी के कारण ये अपने पोजीशन पे ही ऑसिलेट करते हैं, ठीक है, वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं अलोंग इट्स ओन मेन पोजीशन। तो दैट्स वाई इट इज़ नेम्ड एज सॉलिड। तो इस जगह जब उसका पोजीशन फिक्स हो जा रहा है तो दैट मीन्स वो उसका वॉल्यूम एज वेल एज शेप जो है वो भी हमारा फिक्स शो करेगा, और उसी वॉल्यूम में जितना उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वही उसका मास को रिप्रेजेंट करवाता है। तो दैट्स वाई दे हैविंग द डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। अब उसी जगह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो तुम्हारा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होगा एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल के साथ वो भी हमारा कम होता है, ठीक है। तो इनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो या तो एटम्स हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या आयंस भी हो सकते हैं। आयंस इन द फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स में, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो। नेक्स्ट वन, दे आर इनकम्पैरेसिबल, मतलब इन पे यदि हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये और ज़्यादा कंप्रेस्ड नहीं हो सकते हैं। तो दैट्स वाई क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस जो है ऑलरेडी शॉर्ट है, उसमें डिस्टेंस और घटा नहीं सकते हैं। तो दैट्स वाई इट इज़ इनकम्पैरेसिबल। और दूसरा रिजिड नेचर, रिजिड मतलब क्या हो जाता है कि उनमें फ्लूइडिटी नहीं दिखेगा, वो एज इट इज़ एकदम पूरे मतलब जैसे रखते हैं वैसे रखे के रखे रह जाएंगे। तो इसके पीछे क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है पार्टिकल्स के बीच में, तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को छोड़कर कहीं जाएगा नहीं, वो जहाँ है एज इट इज़ वैसा ही रह जाएगा। तो दैट्स वाई दिस नेचर इज कॉल्ड एज रिजिड नेचर। नेक्स्ट वन, हम क्लासिफाई करते हैं सॉलिड्स को इन टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड एज crystalline and amorphous on the basis of nature of present in the arrangement of their constituent particles। तो जिस तरह से अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होगा उसके बेसिस पे ही हम क्या कहते हैं, सॉलिड्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और amorphous सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के साथ क्या बात आती है कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स, ईच ऑफ देम हैविंग द डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिक शेप। तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस का एकदम डेली लाइफ में एग्जाम्पल कहाँ दिखेगा? जस्ट लाइक हम लोग असेंबली में खड़े होते हैं, तो असेंबली में जब हम खड़े होते हैं तो किसी भी कॉर्नर से देखेंगे तो क्या होगा, एक डेफिनेट हमको शेप दिखेगा, या तो एकदम इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखेगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखेगा, या एक पर्टिकुलर डायगोनल लाइन दिखेगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो ये क्या है, एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है तुम्हारा क्रिस्टलाइन, तो उस तरह के असेंबली में जैसे खड़े होते हैं हम लोग, तो उस तरह में यदि पार्टिकल्स अपने स्मॉल क्रिस्टल्स में खड़े होंगे या फिर रखे हुए होंगे, अरेंजमेंट उस तरह का होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। और दूसरा
in a crystal the arrangement of constituent particles is ordered and it have the long range order और मीन्स रेगुलर पैटर्न के बेसिस पे क्या होगा, इनका लॉन्ग रेंज रहता है ये, ठीक है, लॉन्ग रेंज रहता है, तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन नेचर। और अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल जो होगा वो रिपीट होता है इटसेल्फ पीरियोडिकली, मतलब एक इंटरवल के टाइम बाद यदि उसको हम देखेंगे इंटायर क्रिस्टल्स वो क्या होगा, रिपीट आउट होता चला जाएगा। तो उस तरह के सॉलिड्स को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। एमॉर्फस के साथ क्या बात आता है, जस्ट एग्जैक्टली अपोजिट हो जाता है एमॉर्फस सॉलिड। तो एमॉर्फस सॉलिड्स में क्या होगा, इनका इरेगुलर शेप होता है, वेयर एज वहाँ क्या था, रेगुलर शेप था। इरेगुलर शेप होने का मेन रीजन यहाँ आता है कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल जो है यहाँ क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होता है, ठीक है। तो जस्ट लाइक हम लोग को डे लाइफ में कहीं पे क्राउड, ठीक है, एक टीचर के इर्द गिर्द यदि हमको डाउट्स पूछना होता है तो क्या होता है, एक टीचर के इर्द गिर्द एकदम पूरे खड़े हो जाते हैं हम, जहाँ जगह मिलता है वहाँ खड़े होकर पूछना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ क्या हो जाता है, एक क्राउड का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कोई तुम्हारा अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल नहीं दिखता है। तो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इसलिए हम क्या बोल देते हैं, हो सकता है कि एक के पीछे दूसरा लगा हो लेकिन तीसरा उसके पीछे ऑब्वियसली नहीं लगा हुआ होगा, ठीक है। तो उस तरह के रेंज क्या होगा, पैटर्न का रेंज जो है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहेगा। और इसमें क्या होगा कि जो ये रेगुलर और पीरियोडिक रिपीटिंग है ये बहुत ही छोटे डिस्टेंस तक ही कवर अप कर पाता है, उसके बाद ये नहीं कर पाता है। तो उस तरह में क्या हो जाएगा कि इनको थोड़ा सा हैमर करोगे तो ये क्या होंगे, स्कैटर कर जाएंगे, ठीक है, बिकॉज दे आर ऑफ शॉर्ट रेंज फोर्स। तो शॉर्ट रेंज फोर्स के कारण एमॉर्फस सॉलिड जो है वो तुम्हारा क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल हैविंग द शॉर्ट रेंज। अब यदि देखें हम क्रिस्टलाइन के बारे में, तो क्रिस्टलाइन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे तभी वो पार्टिकल्स में कोई मूवमेंट दिखेगा। वेयर एज तुम्हारा एमॉर्फस के साथ क्या आती है कि उनमें क्या होगा, रेंज ऑफ टेम्परेचर पे ये मोल्ड करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, रेंज ऑफ टेम्परेचर। बिकॉज क्या होगा कि कुछ पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो उसको थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे तो वो तुरंत लूज कर जाएंगे। वेयर एज कहीं यदि बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वहाँ ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तब वो मोल्ड करने के लिए हेल्पफुल होगा। तो इसलिए ये डिफरेंस आता है इन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। नेक्स्ट वन, जब हम हीट करते हैं क्रिस्टलाइन को तो एट सम टेम्परेचर, ऑन हीटिंग दे बिकम क्रिस्टलाइन एट सम टेम्परेचर सम। तो अमॉर्फस को जब हम हीट करते जाएंगे तो वो क्या करते हैं, तुम्हारा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कन्वर्ट होने का चांसेस होता है। तो कैसे, फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा कि जो एंशियंट सामान है उसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं तो वो क्या होता है, मिल्की कलर, यदि कोई ग्लास का ऑब्जेक्ट है और वो मिल्की कलर का अपीयर हो जाता है तो दैट मीन्स क्या हो रहा है कि उसमें टेंडेंसी है कि वो फ्लूइड ग्लास का जो है, ग्लास का फ्लो करवा सकता है। तो फ्लो के कारण ही वो क्या करता है, मिल्की अपीयरेंस शो करता है। और उस तरह का ग्लास को हम लोग नथिंग बट कहते हैं सूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स, ठीक है, सूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की यदि बात करें तो जो सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, वो एन आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। मतलब क्या हो जाएगा कि यदि तुम कोई एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो कर रहे हो, एक जगह से देख रहे हो, तो वो क्या करेगा, तुम्हारा एक प्रॉपर्टी शो करेगा, लेकिन जैसे ही तुम दूसरे जगह से उसको देखना स्टार्ट करोगे दूसरे डायरेक्शन में, तो वो प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो दैट मीन्स उस तरह के प्रॉपर्टी को बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। दैट तो क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल जैसे असेंबली की बात करते हैं, असेंबली को आगे से देखोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखेगा, पहले छोटा वाला, फिर बड़ा वाला, फिर उसके पीछे सबसे लंबा वाला पीछे दिखेगा। लेकिन वही यदि पीछे से देखेंगे तो लंबा वाला दिखेगा और छोटा वाला सब दिखना नहीं दिख पाएगा। तो उस तरह में क्या हो रहा है, जैसे ही हम डायरेक्शन ऑफ वेव डिफरेंट डायरेक्शंस पर कर रहे हैं तो उसका जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट हमको दूसरा अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस तरह के प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। तो दिस arises from different arrangement of particle in different directions. Since the arrangement of particle is different along different direction, the value of their physical property found to be different. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी मेनली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और तुम्हारा उनका नथिंग बट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स आर अदर आइसोट्रोपिक इन नेचर। तो दैट मीन्स क्या होगा, ये ऑलरेडी शॉर्ट रेंज है, तो जैसे भी देखना हम शुरू करें तो ये इरेगुलर शेप ही दिखेगा हमको। तो दैट्स वाई दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज आइसोट्रोपिक। और उनका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, चारों तरफ ही सेम दिखेगा हमें।
तो इसी का क्लासिफिकेशन डिफरेंस जो है यहाँ हमको टेबल में दिख रहा है। शेप जो है इनका डेफिनेट होगा, वेरेज एमॉर्फस का इरेगुलर दिख रहा है। मेल्टिंग पॉइंट इनका फिक्स्ड डेफिनेट पोजीशन पे होगा और इसमें ग्रेजुअली सॉफ्टन रेंज ऑफ टेम्परेचर पे होगा। एक आता है क्लीवेज प्रॉपर्टी। तो क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होगा, जस्ट लाइक यूजिंग नाइफ, यदि हम कट करना चाहें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को तो इसमें क्या होगा, जो एज मिलेगा हमें, ठीक है, एक सरफेस मिलेगा, वो क्या होगा, वो स्मूथ होगा। वेरेज तुम्हारा क्लीवेज प्रॉपर्टी एमॉर्फस का देखें तो एमॉर्फस का क्या होगा कि कुछ देर तक ये कटेगा, लेकिन ये क्या होगा, तुम्हारा इरेगुलर सरफेस प्रोवाइड करवाएगा। जस्ट लाइक तुम ले सकते हो मोलासेस, मोलासेस को यदि काटना शुरू करो तो कुछ देर तक ये ठीक से कटता है, लेकिन कुछ देर के बाद ये टूट जाता है। तो उस तरह का ही तुम्हारा एमॉर्फस सॉलिड्स का बिहेवियर होता है। हिट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो दे हैव द डेफिनेट हिट ऑफ फ्यूजन, वेरेज क्या होगा, एमॉर्फस में ये रेंज ऑफ फ्यूजन होता है, ठीक है। एनाइसोट्रॉपिक नेचर हम लोग अभी डिस्कस किए थे, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनाइसोट्रॉपिक होता है, वेरेज तुम्हारा क्या हो जाएगा, एमॉर्फस सॉलिड जो है आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। नेचर यदि बात करें तो ये क्या होगा, हमारा ट्रू सॉलिड्स होगा, वेरेज एमॉर्फस सॉलिड जो है वो सूडो सॉलिड्स या फिर उसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड्स का भी नाम देते हैं। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में लॉन्ग रेंज और इसमें क्या हो जाएगा, एमॉर्फस में ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की यदि बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटालिक, कोवेलेंट सॉलिड्स, ठीक है। कोवेलेंट सॉलिड्स ऑन देयर इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं उसको हम लोग देखेंगे। फर्स्ट वन अबाउट मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, क्या होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या हो जाएंगे, ये दो तरह के होते हैं, एक तुम्हारा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूलर, सॉरी 3 तरह के हो जाएंगे, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ऑल द टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जो कि तुम्हारा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है, मेटालिक, आयनिक और कोवेलेंट सॉलिड्स को, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग।